नमस्कार दोस्तों, अगेन मोशंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। और लास्ट क्लास जो थी अपनी, उसमें हम चर्चा कर रहे थे फ्रेंड्स ह्यूमन आई के बारे में, आई मीन मानव नेत्र। तो आज उसी क्लास को हम रेगुलर रखेंगे फ्रेंड्स। लास्ट टाइम हम ह्यूमन आई जो थी इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे थे। इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं और उन ऑर्गन्स का क्या फंक्शन होता है। तो इसमें मैं आपको रिमाइंड करवा दूं, कॉर्निया, आइरिस ये हम पढ़ चुके थे और प्यूपिल का इंट्रोडक्शन हो गया था और उसकी कुछ और बेहतरीन बातें बताना बाकी थी। तो आज हम उसी मुद्दे को लेकर आए हैं आपके सामने फ्रेंड्स। बात चल रही है किसकी? प्यूपिल, यानी कि हम कह सकते हैं पुतली। स्टार्ट वहीं से। आपसे पहला ही प्रश्न पूछा जाएगा कि सर ये जो प्यूपिल है ये क्या है। भाई आपसे पूछ लिया जाए कि है क्या भला ये, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है फ्रेंड्स। हमने कल भी आपको बताया था कि जैसे मान लो ये एक आँख है, तो इसमें ये जो आइरिस होते हैं ना फ्रेंड्स, इन आइरिस के बीच का ये जो छेद होता है, होल होता है, इससे ही हम किस नाम से जानते हैं फ्रेंड्स? पुतली या प्यूपिल। तो क्या कह सकते हो इसे हम कह सकते हैं कि जो आइरिस होता है, इस आइरिस के बीच का ये क्या होता है? एक छेद होता है। एक तरीके से हम कह सकते हैं इट्स अ होल अमंग द आइरिस। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, आप कह सकते हैं कि और दूसरे तरीके से आप बताइए क्या है ये। एक तो फिजिकली आपने बता दिया, एक स्ट्रक्चर, एक निर्माण की दृष्टि से बता दिया आपने, लेकिन ऑन द फंक्शनल व्यू, काम के आधार पर बताइए ये क्या है। तो आप कह सकते हैं कि आंख में जो प्रकाश जाता है ना फ्रेंड्स, प्रकाश बोले तो लाइट जो जाती है, इस लाइट का ये एक तरीके से क्या है फ्रेंड्स? प्रवेश द्वार है। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारी आंख में जो लाइट जाती है वो प्यूपिल के द्वारा जाती है। यानी कि किसके द्वारा? पुतली के द्वारा लाइट हमारे आंख में एंटर करती है। 2 क्वेश्चन हो गए, 2 बातें हो गई फ्रेंड्स। यहाँ से तीसरी और मुद्दे की बात एक और निकल के आएगी फ्रेंड्स आपके सामने। आपसे तीसरा एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर, जैसा कि मैं लास्ट क्लास में एक क्वेरी छोड़ के गया था आपके लिए कि सर किस आधार पर, अगर आपने कभी देखा हो तो जो आर्मी वगैरह का जो मेडिकल होता है फ्रेंड्स डिफेंस में, या जो एनडीए वाले बच्चे हैं वो जब जाते हैं एसएसबी के लिए, हमने भी ये फेस किया था इसलिए हमें मालूम है, जो उसमें जीडी वाला रहता है पोर्शन, ग्रुप डिस्कशन, उसमें आप देखना आपके सामने 2 एक तरीके से साइकोलॉजिस्ट बैठते हैं और वो आपसे कोई, उससे पहले जो आपका पिक्चर परसेप्शन वाला राउंड होता है उसमें आपको एक टॉपिक दिया जाता है और उसी टॉपिक पर वहाँ डिस्कशन होता है। माय डियर फ्रेंड्स, आप बिलीव नहीं करेंगे, वो आएगा, देर आर अबाउट 20 कैंडिडेट्स बैच, और वो सीधे आके कहेगा कैडेट्स गुड मॉर्निंग एंड you have allotted a separate topic that was in picture perception and you will be given a definite time and your time starts now just। तो वो एक को स्टार्ट कर देगा और फिर वो उस टॉपिक पर बोलेगा। वो उसकी बातों को नहीं सुनता इतना जितना उसके कॉन्फिडेंस को देखता है। आरएस में भी ऐसा बताते हैं
कि जब इंटरव्यू होता है फ्रेंड्स, तो उस दौरान आप ये पूछते होंगे कि सर इतने सारे कैंडिडेट्स होते हैं। जैसे एक दो बार मैंने एक एक्सपर्ट से ये जानी है ये बात, हमारे कई टीचर हैं, हमारे गुरुजी हैं, वो बताते हैं कि जब कोई कैंडिडेट इंटरव्यू देने आता है, देखना बहुत नॉलेज की बात बता रहा हूँ, तो हम ये एक एक्सपर्ट का व्यू बता रहा हूँ मेरे शब्दों में, कि हम जब वो गेट के अंदर एंटर होता है वहाँ से लेकर और जब तक चेयर पे बैठता है तब तक का जो उसका बिहेवियर है, उसका जो आई कांटेक्ट है, उसका जो कॉन्फिडेंस है, उसके आधार पर हम उसका एक पूर्वानुमान लगा लेते हैं, एक गैस कर लेते हैं, एक अप्रोक्सीमेशन कर लेते हैं। और फ्रेंड्स आप बिलीव नहीं करेंगे, उसके बाद फिर उनका जो वहाँ आइडियोलॉजी था उस पर्सन के बारे में, उस आइडियोलॉजी को वो प्रूफ करने के लिए, जज करने के लिए उससे क्वेश्चन करते हैं और ये बताते हैं कि 99% हमने जैसा सोचा था वो वैसा ही मिलता है। तो आपका आई कांटेक्ट जो होता है ना, ये आपका कॉन्फिडेंस बताता है। ये कैसे बताता है सर, आई में ऐसा क्या है? क्वेश्चन ये नहीं कि इंटरव्यू में क्या होता है, दैट्स नॉट द मैटर। आई एम आस्किंग अबाउट द pupil's बिहेवियर at the time of tension, at the time of relax, at the time of happiness, at the time of frightness। ये जो डर वगैरह की स्थिति होती है, इनमें प्यूपिल का जो साइज है इस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, दैट्स द पॉइंट ऑफ डिस्कशन। माय डियर फ्रेंड्स, मैं डिफेंस की चर्चा कर रहा था, तो जैसे नॉर्मल आर्मी वगैरह के जो मेडिकल होते हैं उसमें यूँ बताते हैं, आर्मी का मेडिकल मैंने नहीं दिया, मेरे को ध्यान भी नहीं है, लेकिन मैंने बच्चों की हेल्प से पूछा है, उन बच्चों से जाना है कि सर ऐसे खड़ा कर देते हैं, ठीक, और फिर एक डॉक्टर आता है और इस तरीके से वो आई टू आई कांटेक्ट करते हुए धीरे धीरे आगे चलता है। माय डियर फ्रेंड्स, वो अंतर्यामी नहीं है, उसको नहीं पता है कि किस बच्चे के कौन सा मेडिकल पॉइंट है, लेकिन फिर भी एक बच्चे के सामने जाकर वो इस तरीके से और रुक जाता है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, जैसे ही वो रुक गया और उस बच्चे को फिर वो डायग्नोसिस अच्छे से करता है और उस बच्चे में कोई ना कोई मेडिकल फॉल्ट आता है। आप बताइए उस बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ? एक कहावत है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। तो एक्चुअल में फ्रेंड्स ये बताते हैं कि जैसे ही वो वहाँ रुका, एक्चुअल में वो जो बच्चा था उसमें कोई मेडिकली उस बच्चे को पता था और दैट्स वाई वो थोड़ा सा डरा हुआ था। और जो व्यक्ति डरा हुआ रहता है, यूँ बताते हैं उसकी प्यूपिल का साइज अबनॉर्मल हो जाता है। और यही बात वहाँ पर उस डॉक्टर ने पकड़ ली। यही बात अक्सर जो पुलिस स्टेशन है उसमें थानेदार साहब पकड़ लेते हैं। जो एक्सपीरियंस होल्डर पर्सन्स होते हैं वो नॉर्मल आई और अबनॉर्मल आई में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो वही बात यहाँ पर नज़र आती है। मैं यहाँ आपको एक बात समझाने के लिए बात आया हूँ कि प्यूपिल का जो साइज होता है फ्रेंड्स, वो साइज कैसे अबनॉर्मल होता है। आप देखिए यहाँ पर मुद्दा है पुतली का साइज। ये जो आकार है ना, साइज ऑफ प्यूपिल, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि साइज ऑफ जो प्यूपिल है ये कैसे वेरी करता है टाइम टू टाइम। तो दोस्तों इसमें कोई नई बात नहीं है। अगर आप बात करें, दो सिचुएशन आता है, एक तो नॉर्मल सिचुएशन, नॉर्मल को हम क्या कह सकते हैं फ्रेंड्स, सामान्य। और सामान्य को साइंस की डेफिनेशन में माय डियर फ्रेंड्स, सामान्य नॉर्मल जनरल का मतलब होता है ए सिचुएशन तब जब कोई डर की भावना नहीं होती, फियरलेस कंडीशन, डर नहीं होता, रिलैक्स होता है, नो टेंशन, नो स्ट्रेस। तो ऐसी सिचुएशन में जो साइंस की भाषा में हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है फ्रेंड्स, वो कौन सी, देखो दो नर्वस सिस्टम होते हैं, एक सिंपैथेटिक और एक नॉन सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक भी कह सकते हो इसको आप। कुल मिलाकर सिंपैथेटिक को बोलते हैं अनुकंपी और पैरासिम्पैथेटिक जो होता है उसको बोलते हैं परानुकंपी। माय डियर फ्रेंड्स,
अनुकंपी जो होता है ये मेहनत की स्थिति को, डर की स्थिति को, टेंशन की स्थिति को, स्ट्रेस की स्थिति को बताता है। आई मीन आपसे देखना क्वेश्चन पूछ ले, एनीबडी इज रनिंग, कोई दौड़ रहा है, तो बताइए कौन सा नर्वस सिस्टम है? अनुकंपी, सिंपैथेटिक। आप बताइए कोई एक्सरसाइज कर रहा है, कौन सा है? सिंपैथेटिक, अनुकंपी। आपसे कोई कह दे मैं फिलहाल एक टीच कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो कौन सा नर्वस सिस्टम है? सिंपैथेटिक, अनुकंपी। यानी कि आप कुछ भी कर रहे हैं, आप बिजी हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं ना, तो आपका कौन सा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा फ्रेंड्स? अनुकंपी, यानी कि सिंपैथेटिक। ओके सर, ये नई बात सीखने को मिली। इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, आप कुछ भी परफॉर्म नहीं कर रहे, यू आर रिलैक्सिंग, आप रिलैक्स के मोड में हैं, आप बिल्कुल आराम की स्थिति में हैं, उस सिचुएशन में आपका नर्वस सिस्टम होगा परानुकंपी, पैरासिम्पैथेटिक। जैसे कि आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूँ, कौन सा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट ज़्यादा है? पैरासिम्पैथेटिक। जैसे कि मैं बैठा हूँ तो भी कौन सा है? पैरासिम्पैथेटिक। जैसे कि मैं लेट रहा हूँ तो भी कौन सा है? पैरासिम्पैथेटिक। माय डियर फ्रेंड्स, ये सिचुएशन जो होती है इनके अकॉर्डिंग प्यूपिल का साइज वेरी करता है, बदलता है, उसमें परिवर्तन आता है। माय डियर फ्रेंड्स, नॉर्मल का मतलब जस्ट रिलैक्स, और रिलैक्स कंडीशन जो होती है ना फ्रेंड्स, इस रिलैक्स कंडीशन में जो नर्वस सिस्टम होता है इसे हम बोलेंगे कौन सा नर्वस सिस्टम? पैरासिम्पैथेटिक। ये है पैरासिम्पैथेटिक। और माय डियर फ्रेंड्स, पैरासिम्पैथेटिक जो होता है इसे हम एक और नाम से भी जानते हैं, दैट इज परानुकंपी। और दोस्तों अब क्वेश्चन यहां से ये अराइज होता है कि सर ये परानुकंपी जो नर्वस सिस्टम है ना, इस नर्वस सिस्टम के इफेक्ट में आप बताइए साइज ऑफ प्यूपिल पे क्या इफेक्ट पड़ता है? तो दोस्तों कोई नई बात नहीं है, आप याद रखना, ऐसी स्थिति जो होती है ना, इसमें जो प्यूपिल का साइज होता है वो रिड्यूस हो जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि पुतली ऐसी स्थिति में फ्रेंड्स सिकुड़ जाती है। आप समझे? जब रिलैक्स की कंडीशन होती है ना, वो बात बताई है मैंने। ओके सर, अब आप दूसरी बात भी बता दीजिए। तो फ्रेंड्स दूसरी बात कोई नई नहीं है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि सर इसके जस्ट अपोजिट वाली कंडीशन है ना, आप वो भी बताइए। तो अपोजिट का मतलब होता है मेहनत। दोस्तों जब आप हार्डवर्क करते हैं ना, जब आप एक्सरसाइज करते हैं, या इसको आप कह सकते हो स्ट्रेस, तनाव, या आप इसको डर की स्थिति भी कह सकते हो, फ्राइटन्ड, ये कंडीशंस जो होती है, इन सिचुएशंस में आपका जो नर्वस सिस्टम होगा फ्रेंड्स, उसमें तो पैरासिम्पैथेटिक था, इसमें कौन सा नर्वस सिस्टम होगा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और बताइए सिंपैथेटिक को हम क्या बोलते हैं? अनुकंपी। और फ्रेंड्स ये जो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, इस नर्वस सिस्टम के इफेक्ट में आप बताइए साइज ऑफ प्यूपिल पे क्या इफेक्ट पड़ता है? आपका ये सवाल जो है ना, इसका मैं जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले एक जनरल, एक व्यावहारिक जीवन में एक नॉर्मल बात, एक कहावत, एक लोकोक्ति कई बार आपने सुनी होगी, विशेष तौर पर जो मेवात क्षेत्र के बच्चे हैं वो जानते हैं इस चीज को, राठ क्षेत्र वाले बच्चे, ढूंढाड़ वाले बच्चे इसको जानते हैं। किसको जानते हैं गुरुजी, क्या कह रहे हो आप? हाँ भाई मैं सही कह रहा हूँ। कई बार किसी व्यक्ति के मुंह से आपने सुनी होगी, जैसे कि उसके सामने शेर आ गया। क्या आ गया? शेर आ गया। वैसे आता नहीं है, पर मान लो, मैं कह रहा हूं, मान लीजिए कि उसके सामने शेर आ गया, तो वो क्या कहेगा कि मेरे सामने शेर आ गया और मेरी तो पूतली फिर गई। एक गांव की एक जो भाषा है, लोकल भाषा, उसमें ये बड़े बुजुर्ग कई बार, हमारे वाले तो कहते हैं, ये पश्चिमी राजस्थान वगैरह में नहीं है, इधर ये अलवर साइड में ये भाषा चलती है कि मेरी तो पूतली फिर गई। व्हाट डू यू मीन बाई पूतली फिरगी?
फिरगी, आई मीन यहाँ साइज अब नॉर्मल। माय डियर फ्रेंड्स, उन बुजुर्गों ने ना कभी मेरी क्लास भी नहीं ली, फिर उनको कैसे पता ये पुतली? उनको आज भी पूछ लो आप, पुतली का नहीं पता, वो यही जाएंगे पुतली क्या मतलब, कोट के पास एक गांव है ना, कोटपुतली। लेकिन ये मैं बता रहा हूँ, वाकई भगवान जाने उन्होंने कहाँ से सीखी, लेकिन ये बात वैज्ञानिक रूप से प्रूफ हो गई कि हाँ सर ये सही बात है कि जब इंसान डरता है ना तो उसकी पुतली का साइज बढ़ जाता है। इसे ही हम गांव की भाषा में कहते हैं पुतली फिरगी। समझे आप इस चीज को? तो वही बात यहाँ निकल के आ रही है कि जब मेहनत की स्थिति होती है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का इन्फ्लुएंस होता है, तो उस सिचुएशन में फ्रेंड्स जो आपकी पुतली होती है ना, इस प्यूपिल का जो साइज है, इसका जो आकार है, ये क्या हो जाता है, बढ़ जाता है और ये स्प्रेड हो जाती है, आई मीन ये फैल जाती है, इसमें एक्सपेंशन हो जाता है। दैट्स गुड वर्ड। तो आप याद रखना, ये एक अच्छी बात मैंने बता दी। वेरिएशन इन द साइज ऑफ प्यूपिल डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। If you are in relaxed mode, then your pupil size will be decreased, either it will be increased. Question again will be repeated, in which situation, in which condition the size of pupil is increased, then you have to say it may be condition of stress. एक स्ट्रेस की सिचुएशन, एक डर की सिचुएशन जब होती है, तनाव की, उस स्थिति में साइज ऑफ प्यूपिल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। दो बातें क्लियर फ्रेंड्स। अब यहां से एक तो मेंटली, साइकोलॉजिकली आप थिंकिंग के अकॉर्डिंग आप मानसिक रूप से इन प्यूपिल के साइज को वेरी कर सकते हैं, लेकिन एक और तरीके से भी साइज ऑफ प्यूपिल वेरी करता है, वो बड़ा आसान है। भाई मैंने इससे पहले आपको आइरिस पढ़ा दिया, उसमें एक बात बता दी है। क्या बात बताई मैंने आपको आइरिस में बताया था कि लाइट की जो क्वांटिटी होती है फ्रेंड्स, प्रकाश की जो क्वांटिटी है, उस क्वांटिटी को कंट्रोल करने का काम किसका है, आइरिस का। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने बताया था ऐसे करके कि दीज टू फिंगर्स वर्क्स जस्ट लाइक आइरिस एंड द होल बिटवीन दीज टू फिंगर्स इज जस्ट लाइक ए प्यूपिल। ये दो उंगलियां आप आइरिस समझें और इन दो उंगलियों के बीच का जो होल है ना, उसे आप क्या समझें, प्यूपिल समझें। सपोज टू बी लाइट एंटरिंग इन द आई इज इनसफिशिएंट। अगर आंख में आने वाला प्रकाश अपर्याप्त है, इट्स इनसफिशिएंट, इन दिस सिचुएशन आइरिस विल एक्सपेंड। आइरिस अपने आप को एक्सपेंड कर लेगा और साइज ऑफ प्यूपिल क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अरे भाई नॉर्मल सी बात है, आप किसी कमरे में हैं और आपको वहां पर ज्यादा लोगों को एंट्री करवाना है, तो सीधी सी बात है दरवाजे का आकार बड़ा कर दो। और इसका उल्टा, अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा आदमी पहले से ही हैं, आने वाले जो पर्सन है उनकी संख्या कम होनी चाहिए, तो आप दरवाजे का आकार क्या कर दो, छोटा कर दो। व्हाट डू मीन बाय दरवाजा? दरवाजा मीन्स आइरिस, और उसका जो साइज है ना वो कम ज्यादा होता है ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ लाइट एंटरिंग इन द आई। तो याद रखना, दो बातें और निकल के आ गई फ्रेंड्स यहां से, और वो बात क्या थी कि यदि आंख में आवश्यकता से ज्यादा लाइट आती है तो पुतली का जो साइज है प्यूपिल, ये याद रखना क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और अगर कम लाइट आ रही है, नॉर्मल से भी कम, तो ज्यादा करने के लिए फिर प्यूपिल का साइज क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बढ़ जाएगा। ये बात मैंने व्यवहारिक रूप से बताई भी थी कि जब आप कमरे से दोपहर में जाते हैं बाहर एकदम से, तो आपकी आंख ऐसे हो जाती है, तो वहां पर आवश्यकता से अधिक लाइट था, इस वजह से आइरिस ने अपने आप को बिल्कुल कंप्रेस्ड कर दिया और प्यूपिल छोटा हो गया। तो प्यूपिल का साइज याद रखना दोपहर को छोटा हो जाता है, मुद्दे की बात। अरे आपकी पुतलियां कब छोटी हो जाती हैं, दोपहर में। आपकी प्यूपिल का साइज सबसे ज्यादा कब रहता है, सबसे कम लाइट में, आई मीन अंधेरे में, आई मीन सुबह शाम जब नॉर्मल से कम लाइट होती है ना फ्रेंड्स, उस स्थिति में। ये मैंने सारी बातें फ्रेंड्स आपको किसके बारे में बताई थी, ये बातें मैंने आपको प्यूपिल के बारे में बताई थी।
और आगे चलते हैं फ्रेंड्स, एक और अच्छी संरचना आती है आपके सामने, और पढ़ने लायक संरचना है, सीखने लायक संरचना फ्रेंड्स, और उस संरचना, उस स्ट्रक्चर का नाम है नेत्र लेंस। बहुत अच्छी बात है फ्रेंड्स। ये कौन सा लेंस है? ये आई लेंस है। समझिए दोस्तों, कई बार कुछ लोग है ना, विज्ञान को धार्मिकता के साथ कंपेयर करते हैं। समझना, रिलीजियस नॉलेज अलग होता है और साइंटिफिक नॉलेज अलग होता है। दीज टू आर सेपरेट रीजन्स, डोंट कंपेयर ईच अदर। पर याद रखना, हम तो शिक्षक हैं, तो हमारे पाँव तो दोनों ही तरफ हैं, एक पैर उधर है तो एक तरफ इधर भी है। तो हमें कई बार है ना इस अंतर्द्वंद का सामना करना पड़ता है। बच्चे तरह तरह के सवाल पूछते हैं। देखो यहाँ भी ये बात निकल के आती है। साइंस वालों से पूछते हैं, डू यू बिलीव इन गॉड? क्या जवाब दें? इफ यू बिलीव इन गॉड देन प्रूव इट। साइंस रिक्वायर्स ईच एंड everything, every incident with a scientific proof, but there is no proof of God. I am providing you a scientific proof. You ask me and you told me, sir, give us a proof, I will give you. बहुत पूछते हैं ना, सर हर चीज का प्रूफ दीजिए साइंस में। आओ मैं बताता हूँ यहाँ कैसे एक सुपर नेचुरल पावर निकल के आ रही है। फ्रेंड्स एक बात बताइए आप छोटी सी, कि ये जो हमारी आँख है ये कब से है हमारे पास? आँख की खोज कब हुई? 1947 में, 1857 में है? अरे भाई आँख का डिस्कवरी कब से हुआ? तो जब से इंसान है। आई मीन 5-7 हजार करोड़ साल पहले इंसान था ना, ह्यूमन बींग सब तब से ही तो है, तभी से हमारे आँख है। ओके सर, ठीक। तो इसका मतलब अगर मैं बात करूं, जैसे ये हमारी आँख है सपोज टू बी, और ये इसमें एक लेंस लगा हुआ है। अभी मैं बात नहीं करूंगा कि कौन सा लेंस है, लेकिन इतना मैं जरूर बताना चाहूंगा कि ड्यूरिंग द 18th और 19th सेंचुरी, 18वीं या 19वीं शताब्दी जो है ना, इसी सेंचुरी में मॉडर्न फिजिक्स, या आप कहो क्लासिकल फिजिक्स, या आप कहें दो साइंटिस्ट न्यूटन और आइंस्टाइन, इन्होंने बहुत सारी डिस्कवरीज दी थी। और दोस्तों इन्हीं में से एक डिस्कवरी था किसका? ऑप्टिक्स का। और ऑप्टिक्स में इन्हीं वैज्ञानिकों ने बताया था सबसे पहले किसके बारे में? लेंस के बारे में। और लेंस में ही आप देखिएगा, बताओ लेंस की खोज कब हुई? 18वीं या 19वीं सेंचुरी में लेंस की खोज कब हुई? 18वीं या 19वीं जो सेंचुरी है ना, उस दरमियान। ठीक है, लेकिन आंख की खोज कब हुई? बहुत पहले, 5-7 हजार साल पहले। आप बताइए, जब आंख बनी तब न्यूटन आइंस्टीन थे क्या? नहीं थे ना। और जब ये नहीं थे तो इनके नियम भी नहीं थे। इनका एक नियम है फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगा। जो प्रकाश होता है ना, प्रकाश का एक परावर्तन का नियम होता है, रिफ्लेक्शन का एक रूल होता है लाइट का, वो मैं आपको बताऊंगा। उस रूल में एक क्या बताया जाता है साइंटिस्ट के द्वारा, वो भी समझिए। उसमें बताया गया है कि इफ़ इट इज ए लेंस और इट इज ए लेंस, दो टाइप के लेंस आपको सिखाए जाते हैं ये वैज्ञानिकों ने। अरे लेंस का खोज हुआ था कि आविष्कार हुआ था? देखना, दो शब्द है, एक खोज और एक होता है आविष्कार। मैं बताता हूं, खोज का मतलब होता है डिस्कवरी, और आविष्कार का मतलब होता है फ्रेंड्स इन्वेंशन। अंतर है दोनों में। अगर हम कहें कि हमारी
खोज हुई थी या आविष्कार हुआ था? अरे हमारे माँ बाप ने हमारी खोज की थी या हमारा आविष्कार किया था? वेदर वी वर डिस्कवर्ड और इन्वेंटेड, क्या हमारा डिस्कवरी हुआ था या हमारा इन्वेंशन हुआ था? तो फ्रेंड्स याद रखना, अगर आप कहोगे, कुछ बेवकूफ़ को तो पता ही नहीं उनकी खोज हुई थी, अगर आपका डिस्कवरी हुआ था, इसका मतलब याद रखना डिस्कवरी उसी चीज़ का होता है जो पहले से एग्जिस्ट करती है। जैसे कि लाइट, प्रकाश, प्रकाश क्या पहले से नहीं था क्या? अरे बताओ, ऑप्टिक्स जब बनाई गई, पढ़ाई गई, क्या ऑप्टिक्स से पहले प्रकाश नहीं था? क्या सन का एग्जिस्टेंस नहीं था? क्या सूर्य, आप बताओ, 18वीं सदी से पहले नहीं था क्या? था ना? तो बताओ लाइट का यहाँ पर क्या हुआ था? डिस्कवरी। डिस्कवरी उसी चीज का माना जाएगा जो क्या होती है? पहले से एग्जिस्ट, जो पहले से विद्यमान रहती है ना, उसी ऑब्जेक्ट का क्या किया जाता है? डिस्कवरी किया जाता है। जैसे हनुमान जी ने सीता जी की खोज की थी या आविष्कार किया था? तो खोज की थी, डिस्कवर्ड, याद रखना, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं दूसरे शब्दों में कि जनरेटर का फैराडे ने खोज किया था या आविष्कार किया था? तब जवाब होना चाहिए कि आविष्कार किया था, क्योंकि आविष्कार, इन्वेंशन उसी का किया जाता है जो पहले से एग्जिस्ट नहीं करती। तो फ्रेंड्स याद रखना, हमारा एक तरीके से इन्वेंशन हुआ था। बताओ, हम जन्म से पहले एग्जिस्ट करते थे क्या? हम नहीं थे ना, तो हमें बनाया गया था, हमारा इन्वेंशन। तो बताओ यहाँ पर जो बात आ रही है ना फ्रेंड्स, वो ये निकल के आ रही है कि लेंस का डिस्कवरी हुआ था या इन्वेंशन? तो याद रखना, लेंस का इन्वेंशन हुआ था। क्या हुआ था? इन्वेंशन, है ना, साइंटिस्ट ने किया था। और इन्वेंशन के साथ साथ इन्होंने इसके कुछ रूल्स भी बताए थे। फ्रेंड्स याद रखना, थोड़ा सा मैं टॉपिक को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या बताया था इन्होंने रूल? इन्होंने बताया था कि अगर कोई लाइट रे, देखो ये जो लेंस होता है ना फ्रेंड्स, इस लेंस को हम एक नाम से जानते हैं, कन्वेक्स लेंस, यानी कि कैसा लेंस है ये उत्तल लेंस है। और ये होता है कौन सा? कनकेव। कनकेव का मतलब होता है ये कैसा लेंस? अवतल। ये दोनों काम आएंगे आपको इस स्ट्रक्चर में, याद रखना। यहां पर साइंटिस्ट ने बताया था कि इफ एनी लाइट रे इंसिडेंट ऑन ए कन्वेक्स लेंस then it will be centralized on a particular point and that point is focus। अगर कोई लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, इस लेंस पर आती है, तो ये लेंस उनको कन्वर्ज करता है, एक पॉइंट पर कलेक्ट करता है, और उस पॉइंट को बोलते हैं फोकस पॉइंट। ये रूल बताया था इन साइंटिस्ट ने 18वीं और 19वीं सेंचुरी में। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैंने इतनी राम कहानी क्यों बताई? मेरा दिमाग इसलिए खराब हो गया कि ये बात तो थी 18वीं और 19वीं सेंचुरी की, लेकिन हमारी आंख तो बहुत हजारों साल पहले बन चुकी। आप बताइए, इस आंख को बनाने वाले इंजीनियर को कैसे पता चला कि अगर मुझे इमेज यहां बनानी है, अगर मुझे इमेज, देखो ये रेटिना है, मैं चाहता हूं कि रेटिना पर इमेज बने, तो वो कब बनेगी? जब यहां से आने वाली लाइट है ना, वो इस बिंदु पर सेंट्रलाइज हो जाए। देखना, आप ये भी क्वेश्चन कर सकते हो कि सर यहां पर ये वाला लेंस भी तो लग सकता था फ्रेंड्स, लेकिन ये लगता ना, तो ये लाइट जो है ये यहां सेंट्रलाइज होने की बजाय फैल जाती, और फैल जाती तो मिलती नहीं, मिलती नहीं तो इमेज बनता नहीं, और बनता नहीं तो दिखता नहीं। आप बताइए, इस बनाने वाले को, मुझे नहीं पता किसने बनाया है, लेकिन बड़े दिमाग से बनाया, बहुत बड़ा इंजीनियरिंग माइंड रहा होगा, तभी उसने ये कौन सा लेंस लगाया? ये उत्तल लेंस लगाया। तो बताओ कैसे कह सकता है विज्ञान कि देयर इज नो एनी टाइप ऑफ सुपरनेचुरल पावर? मैं कहता हूं कि हां, है कोई सुपरनेचुरल पावर जिसने बड़ी दूरदर्शिता के साथ, बड़े जजमेंटल के साथ यहां पर सिलेक्शन किया कौन से वाले लेंस का? उत्तल लेंस का। माय डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि क्यों आंख में उत्तल लेंस का यूज किया गया, उसके पीछे का ऐतिहासिक डिस्क्रिप्शन बताइए, नहीं, ये तो खैर मैंने वैसे ही समझा दिया आपको, ऑनलाइन क्लासेस का मोड है,
हर एक बात को विस्तार से समझाने का मौका मिल रहा है। शायद मैं ऑफलाइन क्लासेस में ये बातें नहीं बता पाता। तो आप याद रखना, मुद्दे की बात एक ही है यहाँ पर कि हमारी जो आंख है ना फ्रेंड्स, इस आंख में कौन सा वाला लेंस यूज होता है? तो जवाब होना चाहिए उत्तल। कौन सा? कन्वेक्स। उत्तल लेंस का यूज होता है फ्रेंड्स हमारी आंख में। उत्तल बोले तो कन्वेक्स। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई हमारे। और ये बात अगर समझ में आ गई तो अब सारी बातें समझाने की जिम्मेदारी ये मेरी है फ्रेंड्स। आप कह सकते हैं कि सर उत्तल लेंस यानी कन्वेक्स लेंस का यूज होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 बन गया कि सर ये लेंस किस टाइप का होता है, हार्ड होता है या सॉफ्ट होता है? तो याद रखना, ये जो लेंस होता है फ्रेंड्स, ये वाला लेंस, याद रखना ये लेंस बिल्कुल सॉफ्ट होता है। कैसा होता है? सॉफ्ट। सॉफ्ट बोले तो हम इसको कह सकते हैं फ्रेंड्स लचीला, या हम इसे कह सकते हैं प्रत्यास्थ, यानी कि हम इसको कह सकते हैं इलास्टिक। ठीक है सर। अब कोई भी स्ट्रक्चर सॉफ्ट है, सॉफ्ट का यहां पर आप रीजन पूछ सकते हैं। देखो हर चीज के पीछे आप क्यों लगाइए फिजिक्स में, जवाब मिलेगा। आप पूछ सकते हैं मेरे से। देखो पहला सवाल आपने पूछा कि सर कन्वेक्स लेंस ही क्यों है आंख में, तो मैंने जवाब दे दिया कि यही एक लेंस है जो लाइट को कलेक्ट कर सकता है एक रेटिना पर। वो कनकेव वाला है ना, वो इसको कलेक्ट नहीं कर सकता था। अब दूसरा सवाल आप पूछ सकते हो कि सर व्हाई द आई लेंस इज सॉफ्ट, व्हाई इट्स इलास्टिक, व्हाई इट्स नॉट हार्ड, व्हाट्स द कॉज बिहाइंड दिस सिचुएशन? इसके पीछे का लॉजिक क्या है, हम बताते हैं दोस्तों। सॉफ्टनेस के पीछे का लॉजिक आप एक बात बताइए यहाँ पर गौर करने वाली। और देखो बड़ा ही दिलचस्प सब्जेक्ट है ये फिजिक्स। इसमें एक ये मुद्दा आता है कि सर कई बार देखना, ये थोड़ा सा ऑप्टिक्स का आपको रूल पता होना चाहिए। साइंस वाले बच्चे तो विशेष तौर पर ध्यान रखें। ये आपको एक रूल सिखाया जाता है। जैसे कि ये मान लो एक लेंस है, हमारी आंख में कौन सा लेंस है भाई? हमारी आंख में है कन्वेक्स लेंस। मान लो हम इसी की बात कर लेते हैं। तो अगर सारे 10वीं पास हो ना, 10th पास, तो 10th में एक रूल सिखाया होगा गुरुजी ने आपको, हमारे रेस्पेक्टेड सर ने। ये कन्वेक्स लेंस है और इसके सामने यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट रखी जाती है, ठीक है, तो उसका इमेज इधर बनता है और ये रियल होता है, इन्वर्टेड यानी कि उल्टा होता है। ये बात क्लियर? ठीक। फिर दूसरी बात यहां से एक और निकल के आती है कि जैसे जैसे देखो ये ऑब्जेक्ट की सिचुएशन जैसे जैसे बदलती है, वैसे वैसे इमेज की सिचुएशन भी बदलती है, उसका लोकेशन बदलता है। यानी कि वस्तु की दूरी जो है ना, इसको हम u बोलते हैं, इमेज की दूरी को हम v बोलते हैं। u में अगर आप वेरिएशन करोगे तो किस में वेरिएशन होगा? v में वेरिएशन होगा। बात बराबर? यानी कि आप अपनी वस्तु की लोकेशन बदलेंगे तो इमेज की लोकेशन भी बदलेगी। ये बात लेंस में फिट है, फैक्ट है ये। अब मैं आंख के पास चलता हूं फ्रेंड्स। आंख की स्थिति देखना आप, ये हमारी ह्यूमन आई है और ये लेंस है। दोस्तों मान लो ये राम है यहाँ पर, तो बताओ राम की इमेज कहाँ बनेगी? ये रेटिना पर। मुझे राम दिख रहा है तो इसका मतलब राम की इमेज कहाँ बन रही है? रेटिना पर। अच्छा अब बताओ ये राम यहां से यहां चला जाए, ये यहां चला गया, अब बताओ ये राम मेरे को दिख रहा है, अब भी इमेज कहां बन रही है? रेटिना पर। बड़ी दिलचस्प बात है। क्या दिलचस्प बात है कि जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बदल रहे हैं तो वैसे वैसे इमेज की डिस्टेंस नहीं बदल रही। इमेज हमेशा कहां बन रही है? रेटिना पर बन रही है। इसके पीछे का देखना, सवाल ये उठ गया कि सर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस तो बदल रही है बार बार, वस्तु की स्थिति तो बार बार बदल रही है, तो उस हिसाब से आपने कहा था इमेज की डिस्टेंस भी बदलनी चाहिए। बट इमेज तो देखो यहां भी रेटिना पर बना और यहां भी रेटिना पर, जबकि बनना नहीं चाहिए था। तो दोस्तों इसके पीछे सबसे बड़ा रोल है ना, तो वो रोल किसका है? सॉफ्टनेस ऑफ लेंस। इस इंसिडेंट के पीछे जो सबसे बड़ा वैज्ञानिक रीजन है ना, वो लेंस की सॉफ्टनेस का है। क्या हो गया सॉफ्टनेस से ऐसा? अब मैं समझाता हूं आपको, देखना। लेंस के सॉफ्टनेस से दो बातें हो सकती है फ्रेंड्स। मान लीजिए ये एक लेंस है, ये लेंस है एक, और हम
ये कन्वेक्स लेंस ही लेके चलते हैं। अच्छा, लेंस का फंक्शन क्या है, इधर से कोई भी लाइट आएगी उस लाइट को एक बिंदु पर क्या कर देना, इकट्ठा कर देना, बराबर बात। अच्छा, इस बिंदु को बोलते हैं फोकस बिंदु। कौन सा बिंदु, फोकस बिंदु। और फ्रेंड्स ये यहां से ये दूरी होती है ना, इस दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी। ठीक, क्वेश्चन ये उठा कि अगर ये लेंस मोटा हो जाए तो क्या हो जाए, अगर ये लेंस फ्रेंड्स थिक हो जाए, थिक का मतलब क्या हो जाए, मोटा हो जाए, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। आओ मैं बताता हूं। अगर ये लेंस थिक हो जाएगा तो मान लो ये ऐसा हो गया, ठीक। अच्छा बताओ, लेंस में लाइट जब एंटर करती है तो कौन सी इंसिडेंट होती है, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन होता है फ्रेंड्स, यानी कि अपवर्तन होता है। और अपवर्तन का मतलब क्या है, व्हाट्स द रियल मीनिंग ऑफ रिफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ लाइट रे। अरे भाई, लाइट रे जो होती है ना, उसका बेंडिंग होना, अपने मूल जो पाथ है ना उससे डेविएशन हो जाना, उससे डिस्टर्बेंस हो जाना, उससे विचलन हो जाना ही क्या होता है, अपवर्तन। फ्रेंड्स जितना ज्यादा डेरिवेशन, एक डेविएशन होगा, जितना ज्यादा डिस्टर्बेंस होगा, रिफ्रैक्शन उतना ही ज्यादा माना जाएगा। इज इट ओके। तो अब आप बताइए, अगर ये लेंस मोटा हो गया और लाइट रे इधर से आ रही है, देखना ये कॉमन सेंस की बात है। अब इस लाइट रे, देखो ये तो एक एयर था, लेकिन अब ये डेंसर सघन माध्यम आ गया, और सघन माध्यम आ गया तो इसका विरोध होगा थोड़ा सा। सघन तो देखो ज्यादा डेंस होता है, आप हवा में चल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, अचानक आप पानी में से चलें, आप हवा में दौड़ रहे थे नॉर्मल, आई मीन नॉर्मल एयर में जैसे मैं दौड़ रहा हूं वैसे, और अचानक मान लो आपको घुटनों तक के पानी में से गुजरना पड़े, तो बताओ आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना। तो वही यहां होती है, ये लाइट जो है ना इसकी वेलोसिटी मंद पड़ जाएगी, ये धीमा पड़ जाएगा, स्लो। और स्लो होते ही फ्रेंड्स ऐसा बताते हैं कि ये लाइट रे जो यहां मिलनी चाहिए थी, इस बार उससे थोड़ा सा और पहले मिल जाएगी। आप देखना, जितना ज्यादा मोटा लेंस है, इस लाइट को उसमें से उतना ही ज्यादा गुजरना पड़ेगा, उतना ही ज्यादा डिस्टर्बेंस होगा, और उतना ही ज्यादा डेविएशन होगा, उतना ही ज्यादा विचलन होगा, उतना ही ज्यादा अपवर्तन होगा। तो वो लाइट जो थोड़ा दूर मिलने वाली थी, इस बार थोड़ा सा पास मिल, बताओ अपवर्तन ज्यादा हुआ कि कम हुआ। अरे मूल पथ से विचलन ज्यादा हुआ कि कम हुआ। लाइट अपने मूल पाथ से इसको जाना इधर चाहिए था, लेकिन ये इधर मुड़ गई, ज्यादा मुड़ी कि कम मुड़ी, पहले की तुलना में ज्यादा मुड़ी। तो बताओ ये फोकस बिंदु हो गया। तो लेंस जब मोटा हो जाता है फ्रेंड्स, तो उस सिचुएशन में याद रखना उसकी फोकस दूरी, बहुत अच्छा बिंदु बता रहा हूं, कौन सी दूरी, फोकल लेंथ, याद रखना क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कब, जब लेंस मोटा हो जाए। अच्छा चलो एक बात और बताते हूं इसके साथ, फोकल लेंथ के मोटा होने के साथ साथ अगर इसका उल्टा हो जाए, अगर इसका क्या हो जाए, उल्टा हो जाए। उल्टा मतलब कि ये लेंस, अगर ये वाला लेंस ही है ना, वापस क्या हो जाए, पतला, पतला बोले तो थिन हो जाए, यानी कि पहले ऐसा था बिल्कुल ये बारीक हो जाए ऐसे ही। तो इन दिस सिचुएशन, इस कंडीशन में क्या होगा, लाइट रे जो आ रही है ना फ्रेंड्स, इसको लेंस में से थोड़ा सा गुजरना पड़ेगा। देखो बिल्कुल हल्का सा इससे टच ही होगा, इसमें तो बहुत ज्यादा टाइम तक अंदर रहना पड़ा था, अब इसमें से थोड़ा सा गुजरना पड़ेगा, तो ज्यादा डिस्टर्बेंस होगा नहीं, और ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होगा तो ये लाइट रे बहुत दूर जाकर मिलेंगी, क्योंकि इनका डेविएशन कम हुआ है, इनका विचलन कम हुआ है, इसका डिस्टर्बेंस कम हुआ है, इसका अपवर्तन कम हुआ है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप बताइए जब लेंस पतला हो जाता है तो बताओ पहले की तुलना में इसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। फोकस दूरी याद रखना क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कब, जब लेंस क्या हो जाए, पतला। दो काम की बातें बता दी है मैंने, आर्ट्स और कॉमर्स वालों, याद रखना ये अब इसी आंख में आएगी ये बात कि जब लेंस मोटा हो जाता है तो थिक हो जाता है, तो उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाती है,
कम हो जाती है, और जब लेंस थिन हो जाता है, आई मीन पतला हो जाता है, तो फोकल लेंथ क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। अब एक एक बात इसके साथ और सीख लो, प्लस में एक के साथ एक फ्री। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि लेंस की जो पावर होती है, वैसे हम ऑप्टिक्स में अलग से पढ़ेंगे, इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं, ये 1 फोकल लेंथ होती है। फोकस दूरी का इनवर्स जो होता है, व्युत्क्रम, वही क्या होता है, लेंस की पावर। तो बताओ, व्युत्क्रम का मतलब अगर ये बढ़ रही है तो ये क्या होगी, घटेगी, और फ्रेंड्स ये घट रही है तो बताओ ये क्या होगी, बढ़ेगी। अब आप यहां बता दीजिए, जब लेंस थिक हो जाता है तो फोकस दूरी तो कम होती है, लेकिन पावर क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, और जब लेंस थिन हो जाता है तो फोकस दूरी तो ज्यादा हो जाती है, बट पावर क्या हो जाती है, कम। अरे मूर्खों, अगर ऐसे भी समझ नहीं आया तो ऐसे ही याद रख लो, कोई भी इंसान के साथ ये बात याद रख लो कि अगर कोई इंसान मोटा हो जाएगा तो बताओ उसकी पावर बढ़ेगी कि घटेगी, अरे बढ़ जाएगी। कोई मोटा हो गया तो उसकी पावर बढ़ जाएगी, और पतला हो गया तो पावर घट जाएगी। तो वही बात है यहाँ पर, लेंस मोटा हो गया तो पावर ज्यादा हो गई, और लेंस पतला हो गया तो पावर क्या हो गई, कम। फोकस दूरी वाला अलग से याद रख लेना। अब ये बातें जो मैंने समझाई ना फ्रेंड्स, ये सारी बातें आई लेंस के साथ रेगुलेट करती हैं, उसके साथ ये संबंध दर्शाती हैं, उससे रिलेशन दर्शा रही हैं। देखना कैसे, क्वेश्चन यहां पर ये था कि हमारा जो आई लेंस है वो सॉफ्ट क्यों है, ये था क्वेश्चन। तो उसके पीछे का जो ये मैंने आपको ये जो राम कहानी सिखाई है, इसी का यहां पर यूज कर रहा हूं। एक्चुअल में हुआ क्या था कि ये लेंस है, मान लो, ठीक, ऑब्जेक्ट यहां है, मान लीजिए यहां पर है ऑब्जेक्ट कोई, ठीक, और इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहां बन गया, दिख रही है। अब मान लो ये ऑब्जेक्ट यहां की बजाय थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए, ये लेंस है, और मान लीजिए थोड़ी सी एक बिंदु है कि ये ऑब्जेक्ट जो पिछली बार था ये थोड़ा सा मान लो आगे खिसक जाए, यहां हो गया, ठीक, देखना ये इसका तो इमेज ये यहां पर बना, मान लीजिए ऐसे, और ये ऑब्जेक्ट है, अब मान लीजिए इसका इमेज है ना, ये थोड़ा सा पहले बन गया। अब क्या करूं, अब आंख का तो मरना हो गया ना, क्योंकि अब ये चीज दिखेगी क्या, बताओ। अरे ये ऑब्जेक्ट जो है ये हमें दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा ना। तो अब ये जो आंख का ये लेंस है ना, इस लेंस को यहाँ पर कुछ वेरिएशन करना पड़ेगा, इसको यहाँ पर कुछ वेरिएशन करना पड़ेगा फ्रेंड्स। क्या करना पड़ेगा, वेरिएशन। और वो वेरिएशन क्या होगा कि ऐसा क्या वेरिएशन करे अपनी साइज में, ताकि ये वाला पॉइंट बताओ इस लेंस का एक तरीके से फोकस हो गया ना, ऐसा क्या करे कि ये फोकस इधर खिसक जाए थोड़ा सा। आप बताइए, इसके लिए मेरे को लगता है जहां तक कि इसकी फोकस दूरी को बढ़ाना पड़ेगा, जो यहाँ है इसको थोड़ा सा यहाँ कर दे। और बताओ फोकस दूरी कब बढ़ती है, जब लेंस क्या हो जाए, पतला हो जाए, जब लेंस क्या हो जाए, पतला। और जैसे ही लेंस पतला हो जाएगा ना फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा थिन हो जाएगा इस तरीके से, तो ये जो ऑब्जेक्ट था इसकी इमेज जो यहाँ पर बन रही थी ये थोड़ी सी पीछे हो जाएगी, और आपको ये कहाँ पर दिखेगी, रेटिना पर। इस चीज को बोलते हैं एडजस्ट करना। इसका उल्टा भी हो सकता है, कई बार ऐसे भी हो सकता है कि ये मान लो हमारी आंख है और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और इसकी इमेज ये पीछे बन गई, तो अब लेंस क्या करे इसको एडजस्ट करने के लिए। तो अब लेंस करेगा क्या कि ये दूरी तो ज़्यादा हो गई, फोकस दूरी ज़्यादा है, इसको बनाना कहाँ चाहिए था, रेटिना पर, बन गया पीछे। तो इसको कम करने के चक्कर में इसको क्या करना चाहिए, इसका साइज क्या करना चाहिए, बताओ। जहाँ तक मैंने समझाया है आपको कि फोकस दूरी जो है ना, इसको रिड्यूस करना है तो इसके लिए लेंस को क्या होना पड़ेगा, मोटा। तो बताओ लेंस कभी तो थिन होता है, अरे भाई लेंस कभी तो थिन होता है और कभी लेंस क्या होता है, थिक होता है। बताओ ये थिन और थिक कब होंगे, जब वो लेंस क्या होगा, सॉफ्ट होगा। और ये थिन और थिक क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ये
किसी न किसी तरीके से येन केन प्रकारेण इमेज को कहाँ पर बनाना चाह रहे हैं, रेटिना पर। माय डियर फ्रेंड्स, हमें काम की चीज मिल गई, हमें याद रखना हमारा जवाब मिल गया। और हमारा जवाब क्या है कि क्यों होता है ये लेंस सॉफ्ट, तो इसका जवाब है टू एडजस्ट इटसेल्फ एट रेटिना, या टू एडजस्ट द फोकस पॉइंट एट रेटिना, या हम कह सकते हैं कि इमेज को रेटिना पर फोकस करने के लिए ये अपने साइज में क्या करता है, वेरिएशन। और ये जो क्षमता है ना फ्रेंड्स, इसे हम किस नाम से जानते हैं, समंजन क्षमता। ये कौन सी क्षमता है फ्रेंड्स, ये है समंजन क्षमता। इसको हम कह सकते हैं अकोमोडेशन। फ्रेंड्स, आपसे कोई डेफिनेशन में पूछ ले कि व्हाट डू यू मीन बाय अकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई लेंस, क्या होती है अकोमोडेशन, तो आप कह सकते हैं लेंस जो होता है इसकी फोकल लेंथ जो होती है, कौन सी दूरी है फ्रेंड्स, फोकस दूरी। फोकल लेंथ जो है ना, इसमें क्या करने की क्षमता, वेरिएशन, आई मीन परिवर्तन करने की क्षमता जो होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं, समंजन क्षमता, अकोमोडेशन। और इसीलिए हमारा आई लेंस क्या होता है फ्रेंड्स, इलास्टिक होता है, लचीला होता है, पारदर्शी तो होता ही है, पर ये लचीलेपन वाली बात समझ में आई। ये जितना ज्यादा इलास्टिक होगा उतना ही ज्यादा एडजस्ट, देखो चीजों को एडजस्ट करने के लिए थोड़ा सॉफ्ट होना पड़ता है, तो वो सॉफ्टनेस इस आई लेंस की हमने आपको समझाई। फ्रेंड्स, ऐसा बताते हैं जो जो एज बढ़ती है, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे ये सॉफ्टनेस कम होती जाती है और लेंस सॉफ्ट से हार्ड बनता जाता है। अब सवाल एक और उठ गए यहाँ से, देखो सवाल पे सवाल आ रहे हैं, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप ये भी कह सकते हो कि सर ये जो लेंस था ना ऐसा था और ये हमारी आंख थी, ये लेंस अपना साइज वेरी खुद करता है या इसको कोई करवाता है। भाई ये मेरी उंगली है, ये हिल रही है, ऑटोमेटिक हिल रही है, इसको कोई हिला रहा है, इसका मूवमेंट कौन कर रहा है, भाई इसमें मसल्स हैं, इसके अंदर मसल्स हैं, वो मसल्स जो होती हैं वो इसको हिला रही है। हड्डी कभी नहीं हिलती है या कोई भी स्ट्रक्चर नहीं हिलती, उस स्ट्रक्चर का मूवमेंट, उसका मोशन कौन डिसाइड करता है, उसकी मसल्स। माय डियर फ्रेंड्स, अभी जो मैंने इस लास्ट क्लास में एक डायग्राम बताया था, तो उसमें मैंने बताया था कि यहाँ पर कुछ मसल्स लगी होती हैं इस लेंस के यहाँ पर, और ये जो मसल्स होती हैं, आप बताइए इन मसल्स का क्या नाम था, इनका नाम था सिलियरी मसल्स, यानी कि हम इनको हिंदी में कह सकते हैं कौन सी पेशियां, पक्षमाभी पेशियां। ठीक, तो फ्रेंड्स होता क्या है कि जब जब अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, जैसा कि इसको आवश्यकता पड़ती है, अगर इसको लगता है कि लेंस को मोटा करना है, थिक करना है, तो ये मसल्स जो होती हैं ये इस पर टेंसाइल फोर्स डाल देती हैं, इस पर दबाव डालती हैं, और कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन के द्वारा इस लेंस पर दबाव डालेंगी तो लेंस क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। और अगर मान लो पतला करना है तो ये इस लेंस को थोड़ा रिलैक्स छोड़ देंगी तो ये अपने आप, जस्ट लाइक स्प्रिंग की तरह ये इस पर दबाव डालेंगी तो ये मोटा हो जाएगा, और इसको रिलैक्स छोड़ेंगी तो याद रखना यहां से एक और क्वेश्चन बन गया, और वो क्वेश्चन क्या बना, क्वेश्चन बना कि सर ये जो साइज ऑफ लेंस है या थिक या थिननेस ऑफ लेंस है, ये किसके द्वारा डिसाइड होता है, तो याद रखना अकोमोडेशन डिसाइड होता है किसके द्वारा, सिलियरी मसल्स के द्वारा। ये जो सिलियरी मसल्स होती है, ये सिलियरी मसल्स जो होती है ना, यही जिम्मेदार हैं इसके फोकल लेंथ में वेरिएशन। तो अब एकदम साइंटिफिक डेफिनेशन बन गई, व्हाट इज अकोमोडेशन ऑफ लेंस। तो इसका मतलब समझना, व्हेन द लेंस मेक द वेरिएशन इन इट्स फोकल लेंथ विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स, यानी कि जब नेत्र लेंस पक्षमाभी पेशियों की सहायता से अपनी फोकस दूरी में परिवर्तन करता है, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, समंजन क्षमता। और यहीं से ये बात समझ में आएगी। आप प्रश्न पूछ सकते थे कि सर ये अकोमोडेशन बुढ़ापे में वीक क्यों हो जाता है,
तो फ्रेंड्स बुढ़ापे में मसल्स कमजोर हो जाती हैं, आप ये बात जानते हैं, मांसपेशियों में वो वाला दमखम नहीं रहता, तो मसल्स कमजोर हो जाएंगी, तो बताओ इस लेंस पर दबाव उतना नहीं पड़ पाएगा और उस वजह से लेंस वेरी नहीं कर पाएगा। तो बुढ़ापे में अकोमोडेशन इंसान का क्या हो जाता है, कम हो जाता है, एडजस्टमेंट कम हो जाता है, इसलिए वो आगे पीछे एडजस्ट नहीं कर पाता, जूम इन जूम आउट, तो न दूर का दिखता है और न पास का दिखता है। प्रेस बायोपिया पढ़ेंगे हम आगे, ये जब आई डिफेक्ट होगा तब पढ़ेंगे इस चीज को। तो माय डियर फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट ह्यूमन आई लेंस। एक और बात अगर आपसे पूछ ले, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि सर ये जो नेत्र लेंस है ये किसका बना रहता है, तो आप याद रखना ये प्रोटीन का बना रहता है। किसका बना हुआ होता है, प्रोटीन का बना रहता है। और याद रखना इस लेंस को, ये प्रोटीन की सप्लाई, न्यूट्रिशन की सप्लाई जो है ना, ये कहाँ से मिलता है इसको न्यूट्रिशन, तो इसके लिए एक जिम्मेदार है एक लिक्विड, मैंने बताया था आपको, कौन सा, एक्वस ह्यूमर, यानी कि कौन सा द्रव, नेत्र द्रव जो है ना वो इसको पोषण प्रदान करता है। ये बात सारी किसके बारे में थी, ये लेंस के बारे में थी। इज इट क्लियर? अब यहां से आंख की स्ट्रक्चर में थोड़ा सा और आगे चलते हैं फ्रेंड्स, और अब क्वेश्चन बन गया है यहां से नेक्स्ट कि सर हमने आई में देखा था एक और स्ट्रक्चर पाई जाती है लेंस से ठीक आगे, और इसे हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम कहते हैं विट्रियस ह्यूमर, यानी कि ये कैसा द्रव है फ्रेंड्स, ये है कांचाभ द्रव। आंख में दो द्रव थे, एक पहले मैं बता चुका हूं लेंस और कॉर्निया के बीच में था, वो एक्वस ह्यूमर था, और अब कॉर्निया और रेटिना के बीच, ये सॉरी लेंस और रेटिना, आई मीन जैसे अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो ये हमारा लेंस है, जैसे ये सिलेरी मसल्स हैं, ये सिलेरी मसल्स हो गई, तो यहाँ से लेकर और ये कंप्लीट ये जो फ्लूइड है, इस फ्लूइड को हम क्या कहेंगे, एक्वस ह्यूमर, ये सॉरी विट्रियस ह्यूमर कहेंगे। याद रखना ये किस किस के बीच रहता है, तो जवाब होना चाहिए एक तो क्या, लेंस, और दूसरा कौन, रेटिना, इन दोनों के बीच में रहता है ये कौन सा फ्लूइड, विट्रियस ह्यूमर। ठीक है सर। फिर एक और बात, बहुत अच्छी बात है, आप पूछ सकते हैं हमसे ये बात कि सर इसका कार्य बताइए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विट्रियस ह्यूमर, इसका फंक्शन क्या है, तो भाई बड़ा आसान है, आप बताइए, एक सवाल छोटा सा कि हमारी आंख गोल क्यों है, क्वेश्चन है बहुत अच्छा, हमारी आंख गोल क्यों है, समझ रहे हो आप, ये रेक्टेंगुलर क्यों नहीं है, ट्रायंगुलर क्यों नहीं है, ये स्फेरिकल ही क्यों है, तो उसका जवाब ये फ्रेंड्स, अगर आपसे कोई पूछे कि अगर आंख को फोड़ दिया जाए तो उसमें से सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में क्या निकलेगा, तो ये द्रव निकलता है, ये लिक्विड, ये फ्लूइड निकलता है, पानी रहता है एक तरीके से। तो इसका अगर कोई फंक्शन पूछ लेना तो याद रखना स्फेरिकल साइज होता है ना, अरे एक बात बताओ आप, फुटबॉल का आकार गोल क्यों है, स्फेरिकल क्यों है, क्योंकि इसके अंदर क्या भरी रहती है, हवा। ऐसी आई जो होता है ना हमारा आई बॉल, इसके अंदर क्या भरा रहता है, ये फ्लूइड भरा रहता है, और इसी वजह से इस नेत्र गोलक की आकृति कैसी है, ये गोल है। तो याद रखना ये फ्लूइड जो होता है ना, ये फ्लूइड आंख की जो आई बॉल है, हमारा नेत्र गोलक है, उसकी आकृति कैसी बनाए रखता है, गोल बनाए रखता है। बात समझ आई? ये दो ही बातें थी किसके बारे में, ये विट्रियस ह्यूमर के बारे में। थोड़ा सा और आगे चलते हैं फ्रेंड्स, और अब एक और क्वेश्चन आता है, एक अगला और बिंदु आता है, नेक्स्ट पॉइंट, और इस पॉइंट में आपसे फिर एक बात पूछ ली जाती है, आपको स्ट्रक्चर के बारे में ही तरह तरह की बातें बताते जा रहा हूं फ्रेंड्स। अब आपसे बात पूछ ली जाएगी कि सर इसके बारे में समझाइए, ये काफी इंटरेस्टिंग है, रेटिना।
इसको एक और नाम से भी जानते हैं फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं दृष्टिपटल। आओ इसके बारे में देखते हैं। जब हम आंख देखते हैं फ्रेंड्स, जैसे ये आंख है, तो याद रखना इसका ये जो पीछे वाला ये पर्दा होता है ना, ये लेंस है, ये सिलेरी मसल्स हैं, तो ये जो पर्दा होता है ना, इस पर्दे पर ही क्या बनती है, इमेज बनती है। तो इस पर्दे को हम क्या कहते हैं, रेटिना। तो बताइए, क्वेश्चन बन गया कि सर ये रेटिना क्या है, व्हाट इज रेटिना। तो कुछ नहीं, एक अच्छा पॉइंट ले रहा हूं यहाँ पर, याद रखना, बहुत अच्छा, एक अच्छा पॉइंट है ये, इसका मैं एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। ऑप्टिकल सेंसिटिव पर्दा। ऑप्टिकल सेंसिटिव का मतलब होता है फ्रेंड्स प्रकाश संवेदी। तो याद रखना, रेटिना कुछ नहीं, आंख के बैकवर्ड पोर्शन में एक ऑप्टिकल सेंसिटिव पर्दा होता है, प्रकाश संवेदी पर्दा होता है, जिस पर लाइट रेज जब आती हैं तो बताओ किसका निर्माण होता है, यहाँ इमेज फॉर्मेशन होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन को हम कह सकते हैं कि किसका निर्माण होता है फ्रेंड्स, जब भी कोई लाइट रे आती है किसी वस्तु से, तो उसके प्रतिबिंब का क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर निर्माण होता है। कहाँ पर, रेटिना पर। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि बताइए आंख में प्रतिबिंब निर्माण कहाँ संपन्न होता है, कॉर्निया, रेटिना, प्यूपिल, आइरिस। तो याद रखना कहाँ होता है, रेटिना पर। याद रखना इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा, रेटिना पर होगा। और ये एक स्ट्रक्चर है, जैसे कि सिनेमा घर में पर्दा होता है फ्रेंड्स, ऐसे हमारा एक पर्दा होता है, और इसी पर्दे पर किसका फॉर्मेशन होता है, इमेज का। थोड़ा सा कर्व लिए हुए होता है, फ्लैट नहीं होता, कर्व। और इस कर्व का कारण यह है कि इमेज फॉर्मेशन में काफी मददगार रहती है शेप, याद रखना, इमेज फॉर्मेशन में। इसीलिए आप याद रखना, जो भी एक एग्जैक्ट पर्दा होगा ना, उसकी हमेशा शेप कर्वेचर होनी चाहिए। आपने अगर सिनेमा घर देखा हो, सिनेमा घर में देखना, ये जो पर्दा होता है ये इस तरीके से थोड़ा सा दोनों तरफ से क्या रहता है, बाहर। तो वो कारण है क्योंकि इमेज फॉर्मेशन कर्व वाले सरफेस पर अच्छे से होती है। ये बात आप याद रखना। चलो ठीक, ये दो बातें हो गई इस रेटिना के बारे में। अब इसके बारे में एक तीसरा बिंदु और निकल के आता है, देखिएगा। अब की बार इसमें पूछा जाता है एक पॉइंट रेटिना में। ठीक है गुरुजी, इमेज फॉर्मेशन हो गई, बात किसकी चल रही है, रेटिना। इसमें इमेज बन गई, आपने कहा और हमने मान लिया, इसमें प्रतिबिंब बन गया, बिल्कुल बन गया सर। लेकिन क्वेश्चन ये उठा कि इसकी नेचर कैसी होगी, इमेज की नेचर, प्रकृति कैसी होगी। तो इसका आप पढ़ते हैं वो मैं बता रहा हूं। आप कैसा पढ़ते हैं कि ये जो इमेज बनती है ना फ्रेंड्स, ये कैसी होती है, वास्तविक व उल्टा। यानी कि इसको हम कह सकते हैं रियल एंड इनवर्टेड। ये बात यहां दिमाग खराब कर देती है तर्क शक्ति वाले बच्चों का। वो तुरंत दिमाग लगाते हैं। क्या दिमाग लगाएंगे कि सर ये एक मार्कर है, ठीक है, इसका ये वाइट कलर वाला ऊपर है, ठीक है, ये वस्तु है, आप कह रहे हैं इसका इमेज उल्टा दिखेगा, यही कह रहे हैं ना आप। तो इसका मतलब ये हुआ कि उल्टा, आई मीन इन्वर्टेड। तो ये हमें ऐसे दिखना चाहिए, जबकि ये तो ऐसे ही दिख रहा है। तो ये क्या है, आप कुछ कह रहे हैं। तो याद रखना, मैं गलत नहीं पढ़ाता, मैं सही कह रहा हूं, मैं अपनी जगह सही हूं, मैं अपने कथन पर अब भी कायम हूं। फिर सर ये कंट्रोवर्सी कैसे? तो भाई इसका जवाब ऐसे मैं बता रहा हूं कि एक्चुअल में हमारी जो आंख है, इसमें यहां पर ये जो इमेज बनी थी फ्रेंड्स, ये वास्तव में रियल एंड इन्वर्टेड थी।
आई मीन वस्तु ऐसे है तो ये इमेज ऐसे बन गई है। लेकिन जो आपको दिखती है तो उसमें सिर्फ आपका आंख का ही योगदान नहीं होता, ब्रेन भी, याद रखना, इसके साथ काम करता है। फ्रेंड्स, यहां से इस इमेज को ब्रेन के पास ले जाने के लिए मैंने आपको डायग्राम में बताया था कौन सी नर्व जो होती है, ऑप्टिक नर्व्स, यानी कि दृक तंत्रिकाएं। और फ्रेंड्स ऐसा बताते हैं कि ये दृक तंत्रिकाएं ब्रेन में ले जाकर इस इमेज को वापस क्या कर देती है, सीधा कर देती है। आप समझे? बनी तो कैसी थी, उल्टी थी, लेकिन बाद में कैसी हो गई है, ये सीधी हो गई। आप इस बात को अवश्य ध्यान रखें। तो जवाब पर आप भी कायम रहना, बाद में जाके सीधे जाती है। प्रश्न ये उठ रहा है कि रेटिना पर इमेज कैसी बन रही है, तो आप जवाब देना रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक और कैसी बन रही है, उल्टी बन रही है। बात समझ आई आपको? ये बात हमने किसके बारे में बताई थी, रेटिना की। रेटिना पर दो और बातें भी मैं आपको डिस्कस करना चाहूंगा रेटिना की। जैसा कि मैंने अभी अभी बताया कि सर ये जो रेटिना होता है इसमें आपने एक शब्द यूज किया, प्रकाश संवेदी। इसका मतलब क्या है? इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंसिटिव। इसका देखो, संवेदी का मतलब साफ है, यानी कि जब रेटिना पर प्रकाश पड़ेगा, लाइट इंसिडेंट होगी, तो उसमें कुछ हरकत होगी, कुछ मूवमेंट होगा, कुछ सेंस होगा, उसे कहेंगे सेंसिटिव। आप समझ रहे हैं? जैसे कि ये मेरी स्किन है, ये सेंसिटिव है। अगर मैं किसी गर्म चीज को इससे टच करता हूं तो तुरंत ये सेंस करेगी, हरकत होगी ना कुछ। तो बिल्कुल ये की ये बात है ना, ये किस पर लागू होती है, रेटिना पर। जैसे ही लाइट रे आती है तुरंत उसकी जो सेल्स हैं वो सेंसिटिव हो जाती हैं, संवेदनशील हो जाती हैं, उनमें संवेदना उत्पन्न हो जाती है। और फ्रेंड्स, ये प्रकाश संवेदी जो सेल्स होती हैं, यानी कि कोशिका, यहां से क्वेश्चन बनेगा कि रेटिना में कितने टाइप की ऑप्टिकल सेंसिटिव सेल्स होती है। तो याद रखना, इसके टाइप मुख्यतः होते हैं दो, और वो दो होते हैं फ्रेंड्स इसकी शेप के आधार पर। कोशिकाओं की आकृति होती है ना, शेप, संरचना। अगर किसी कोशिका की आकृति कैसी होती है, शंकु के आकार की, तो इसे हम कहेंगे कॉन्स। ठीक है सर। फिर अगर किसी कोशिका की आकृति शंकु के आकार की न होकर और रोड के आकार की होती है, आपने रोड देखी है ऐसे, ये रोड, तो इसे हम कहेंगे शलाका, यानी कि रोड। ठीक है सर। अब एक और यहां से मुद्दे की बात आई कि सर शंकु का क्या काम है और शलाका का क्या काम है, कौन का तो क्या फंक्शन है और रोड का क्या फंक्शन है। तो फ्रेंड्स याद रखना, कौन, देखना ये रेटिना के ऊपर ही पाई जा रही है। कौन जो होता है फ्रेंड्स, ये जिम्मेदार होता है मुख्यतः किसके लिए, ब्राइट, जो ब्राइट लाइट होती है ना, तेज प्रकाश, जैसे कि दोपहरी, उस समय जो इमेज फॉर्मेशन होगा ना, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होगा, कॉन्स। ठीक है। एक तरीके से इसके लिए अच्छा शब्द है क्या, उजाला। ठीक है सर। लेकिन एक बात और बताना चाहूंगा मैं इसके साथ साथ, एक और फंक्शन के लिए। देखो, आपको एक तो कोई ऑब्जेक्ट दिखता है, दिखने के साथ साथ उसके कलर का डिसाइड जो होता है ना, वो कलर के लिए भी रेस्पॉन्सिबल कौन होता है फ्रेंड्स, ये शंकु होता है। तो बताओ कौन के कितने फंक्शन हो गए, दो। एक तो ब्राइट लाइट के लिए, यानी कि उजाले के लिए रेस्पॉन्सिबल है, उजाले में जो भी प्रकाश का इमेज वगैरह बनेगा वो कौन के लिए बनेगा, कौन बनाएगा उसको। और एक कलर के लिए जिम्मेदार है। कलर बोले तो लाल, पीला, हरा, जितने भी कलर दिखते हैं ना, वो किसकी वजह से दिखते हैं अपने को, कौन की वजह से। फिर आप पूछेंगे सर ये रोड जो होती है, रोड का क्या फंक्शन है, तो इसका सिर्फ एक ही फंक्शन है, और वो फंक्शन है किसके लिए, डार्क लाइट,
डार्क लाइट को हम एक तरीके से कह सकते हैं अंधेरा, मंद प्रकाश। तो डार्क लाइट के लिए तो कौन जिम्मेदार है? स्लाका, आई मीन रोड। और ब्राइट लाइट के लिए कौन जिम्मेदार है फ्रेंड्स? कौन? यानी कि शंकु। और कलर के लिए भी कौन जिम्मेदार है? ये शंकु। आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको, एक डिजीज हो जाती है कलर ब्लाइंडनेस, जिसमें आदमी कलर्स में डिफरेंशिएशन नहीं कर पाता। तो याद रखना, उस व्यक्ति को किसी एक्सीडेंट की वजह से, किसी चोट की वजह से, किसी मेडिकल इंजरी की वजह से उसके कौन से डिस्टर्ब हो जाते हैं, कौन से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, कौन से इंजर्ड हो जाते हैं, कौन सी शेप चेंज हो जाती है। इसी वजह से फ्रेंड्स उसको कलर का डिटेक्शन नहीं हो पाता, और कलर डिटेक्शन नहीं होता तो उसको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। इज इट ओके? इसी तरीके से आप देखना, कई बार ऐसा भी होता है कि किसी व्यक्ति को रात को दिखाई नहीं देता, दिन में दिखता है और रात को नहीं दिखता, नाइट ब्लाइंडनेस। यानी कि उसके साथ प्रॉब्लम सिर्फ किस में है? अंधेरे में। कुछ न कुछ, किसी न किसी कारण की वजह से उसका रोड इफेक्ट हुआ है। क्या? रोड इफेक्ट हुआ है। फ्रेंड्स आप पढ़ेंगे जब हम जनरल साइंस में बायोलॉजी बताएंगे तो उसमें बताएंगे विटामिन ए की जो कमी होती है ना फ्रेंड्स, उसमें यहां से एक पिगमेंट निकलता है रोडोप्सिन। रोडोप्सिन जो होता है उसका सिक्रेशन जो होता है, उसका मैन्युफैक्चरिंग, उसका कंटेंट होता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है और उस वजह से उस व्यक्ति को रात को नहीं दिखता। इसको रतौंधी कहते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस निशांतता, एक वीकनेस की निशानी है। वो बात हम आगे करेंगे जब आंख के डिजीज पढ़ेंगे फ्रेंड्स। दिस वाज ऑल अबाउट रेटिना। ये सारी बातें किसके बारे में थी? रेटिना के बारे में। एक और बात इंटरेस्टिंग बताता हूं फ्रेंड्स। किसके बारे में? रेटिना के बारे में। ऐसा बताते हैं कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, कैसे लोग? बुजुर्ग, आई मीन जो पेशेंट होते हैं, तो उनमें जो आधार कार्ड होता है ना फ्रेंड्स, ये आधार कार्ड में नॉर्मली फिंगर लगाते हैं और उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। लेकिन ऐसा बताते हैं वर्तमान में इंडिया में समस्या आ रही है कि वो अंगूठा लगाते हैं पर ये फिंगरप्रिंट है ना, ये मिट गई। बुढ़ापे में सब कुछ साफ हो गया, ये फिंगरप्रिंट भी साफ हो गई और वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। अब बताओ, वो इंसान जो सिग्नेचर कर नहीं सकता तो उसका अंगूठा भी काम नहीं कर रहा, तो अब क्या करे? उसकी आइडेंटिटी लुप्त हो गई है। तो ऐसी सिचुएशन में वो लोग है ना, आप देखना 2 ऑप्शन रखते हैं। आप जब भी आधार कार्ड बनवाए होंगे तो आपने देखा होगा, एक तो ये फिंगर्स लगवाते हैं और साथ में आपकी आईज जो है ना, इसके रेटिना को स्कैन करते हैं। तो ऐसा बताते हैं रेटिना के अंदर जो सेल्स का ऑर्डर होता है ना, हर एक व्यक्ति का यूनिक होता है। तो अगर उस व्यक्ति के साथ ये वाली प्रॉब्लम है तो उसको यहाँ से स्कैनिंग करके उसकी पूरी बायोमेट्री जो है ना, जैसे मान लो किसी व्यक्ति का हाथ कट गए दोनों, और अब वो अनजाने में किसी मेले वगैरह में किसी पुलिस ऑफिसर को मिल गया, अब उसकी आइडेंटिटी नहीं पता कि ये कौन है, कहाँ से है, ठीक? तो कैसे पहचाने? तो आप एक बार उसको आधार कार्ड की जो मशीन है उसके सामने ले जाकर उसकी आईज को स्कैन कर लीजिए, उसकी पूरी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। तो दैट्स वाज अबाउट रेटिना। तो ये रेटिना के अंदर ये बात जरूर याद रखना कि ये एक पर्सनल, एक यूनिक जो आइडेंटिटी होती है, एक पहचान होती है आइडेंटिटी, उसके लिए भी ये रेस्पॉन्सिबल होता है। कौन? रेटिना। याद रखना। ये बात हो गई। अब फ्रेंड्स आंख की स्ट्रक्चर में हम और आगे चलते हैं और एक और बिंदु आता है आपके सामने, और उस बिंदु में आपसे पूछा जाएगा कि सर देखना 2 पॉइंट होते हैं रेटिना पर, 2 पॉइंट होते हैं। एक पॉइंट होता है ब्लाइंड स्पॉट और एक पॉइंट होता है येलो स्पॉट। इसको बोलते हैं कौन सा बिंदु? अंध बिंदु। और इसको बोलते हैं फ्रेंड्स कौन सा बिंदु? पीत बिंदु। समझना दोनों को, मैं बताता हूं एक एक चीज। कई बार मेरे युवा साथियों के साथ, किशोरों के साथ एक समस्या हो जाती है कि जब वो बैठे हैं और अचानक से उठते हैं तो उनकी आंखों के सामने एक डार्कनेस आ जाती है, एक अंधेरा आ जाता है।
तो अचानक कुछ क्षण के लिए फिर वापस नॉर्मल हो जाता है। तो ये क्या हुआ? तो फ्रेंड्स याद रखना, हमारी जो आंख है, इस आंख का ये जो रेटिना वाला भाग है, इस पर यहां पर होता है एक ब्लाइंड स्पॉट। कभी कभी इमेज जो होती है वो कहां बन जाती है? ब्लाइंड स्पॉट पे बन जाती है। और यूं बताते हैं इस पर ऑप्टिक सेंसिटिव सेल्स का अभाव होता है, कॉन्स और रोड्स का। तो इस वजह से इमेज को डिटेक्ट नहीं कर पाता, इमेज का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। और जब इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा, आंख उसको रिसीव नहीं करेगी, तो हमें यहां पर कुछ नहीं दिखेगा। तो याद रखना, रेटिना के सरफेस पर एक पॉइंट ऐसा होता है जहां बनने वाली इमेज का कोई इंफॉर्मेशन नहीं होता, और वहां पर इमेज बनती है तो वो अपने को दिखाई नहीं देती। तो वो कौन सा स्पॉट है फ्रेंड्स? वो है ब्लाइंड स्पॉट। नाउ द सेकंड क्वेश्चन अराइजेस। फ्रेंड्स, येलो स्पॉट को बताने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप रोज देखते हैं आपके आसपास के जीवन में। अगर मैं पूछूं कि स्कूल की बसेस का कलर पीला क्यों है? क्वेश्चन अच्छा है। हरा क्यों नहीं, सफेद क्यों नहीं, आसमानी क्यों नहीं? देखना, कहीं भी चले जाओ, स्कूल बसेस का कलर हमेशा येलो मिलेगा। तो ये येलो कलर डिसाइड करने के पीछे कोई लॉजिक रहा होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि भाई आपसे कोई क्वेश्चन पूछे व्हाई द कलर ऑफ स्कूल बसेस इज येलो, तो उसके पीछे ऑप्शन दे दे क्योंकि स्कूल वाले की रंग पेंट वाले से कोई बातचीत हो रखी है, या ये कलर काफ़ी सस्ता आता है, या और कलर्स का अभाव, ऐसा कुछ है क्या? नहीं नहीं, कोई वैज्ञानिक कारण है। यस माय डियर फ्रेंड्स, देयर इज ए साइंटिफिक रीजन। क्या रीजन है मैं बताता हूं आपको। जितने भी कलर्स होते हैं विबग्योर, 7 कलर होते हैं, ऐसा बताते हैं हमारी आंख जो है ना, उसको सबसे प्यारा रंग जो कौन सा लगता है? वो येलो। याद रखना, कौन सा? येलो। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, जैसे कि मान लो ये एक सीरियल होता है, ठीक, आप देखना कितने कलर हैं? 7। रेनबो में 7 कलर होते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। आपसे पूछे इंद्रधनुष के 7 रंग है, तो बीच का रंग कौन सा होगा? आरपीएससी का क्वेश्चन था ये। बताइए बीच का रंग कौन सा होगा? तो आप दिमाग क्या लगाएंगे? मेरे को पता है, 3 ऊपर और 3 नीचे, ये सर ग्रीन। क्या ये सही आंसर है? नहीं दोस्तों, आरपीएससी ने इसको गलत माना था, इस पे स्टे लग गई थी, हाई कोर्ट में गया ये मामला, सुप्रीम कोर्ट में भी गया। एलडीसी के क्वेश्चन की बात कर रहा हूं फ्रेंड्स। ग्रीन नहीं होना चाहिए, इसका कारण एनसीईआरटी ने दिया है कि आपके हिसाब से बीच का तो ये हो गया, पर आंख के पास देखो होता ये है, दिखता कौन सा है? दिखता है येलो। इंद्रधनुष के बीच का रंग होता ये है, दिखता ये है, तो बताओ होने वाला मानोगे या दिखने वाला? दिखने वाला प्रैक्टिकली। येलो क्यों? क्योंकि ग्रीन की बजाय आंख को कौन सा कलर ज्यादा पसंद है? येलो। येलो के प्रति हमारी आंखें बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती हैं, ये बहुत प्यारा रंग है। और इसका एक और कारण भी है, क्योंकि येलो स्पॉट है ना फ्रेंड्स, यूं बताते हैं इस स्पॉट पर बनने वाली इमेज बिल्कुल एकदम क्या दिखाई देती है? स्पष्ट दिखाई देती है, क्लियरनेस सबसे ज्यादा होती है येलो के प्रति, ऐसा बताते हैं। तो येलो स्पॉट वो पॉइंट है रेटिना का जहां पर बनने वाली इमेज बिल्कुल क्या दिखाई देती है? क्लियर दिखाई देती है। फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट रेटिना। ठीक, इससे आगे ऑप्टिक नर्व्स और आई डिफेक्ट्स कैसे हम बताएंगे आपको कि क्यों एक नवजात शिशु को जब आप कोई सर्प दे देते हैं, सांप, वो उससे डरता नहीं है, वो उससे खेलने लगता है। और अगर वही सर्प आप उसकी मम्मी को दे दें तो वो डर के मारे उसकी रूह कांप उठेगी। आप बताइए उस बच्चे के साथ ऐसा क्या हुआ और उस माँ के साथ ऐसा क्या नहीं हुआ? आप क्यों कहते हैं कि किसी व्यक्ति को, मान लो जैसे मैंने आपको पढ़ाया, आपने क्लास में देख लिया, 4 साल बाद मैं आपको किसी मेले में दिखता हूं तो आपकी नजर अनायास ही मेरे ऊपर टिक जाती है और बार बार एक ही चीज ख्याल आता है, एक ही विचार आता है कि इसे कहीं देखा है, इसे कहीं देखा है।
और फ्रेंड्स लास्ट में आपको याद आ ही जाता है आखिरकार ये क्या हुआ, ये मस्तिष्क से आंख का कनेक्शन कैसे है। दिस होल थिंग विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट क्लास। बने रहिए मोशंस एकेडमी।